बलदेव राम, सहायिकाचार्य हिंदी, गवर्नमेंट कॉलेज मेड़ता सिटी, बी पार्ट फर्स्ट, पेपर हिंदी लिटरेचर सेकेंड। अध्ययन कर रहे थे रीतिकाल का जो वैशिष्ट्य है, रीतिकाल की जो प्रवृत्तियाँ हैं, रीतिकाल की जो विशेषताएं हैं, उनके बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे। कुछ प्रवृत्तियों का अध्ययन पिछले अध्यायों में वीडियो में मैंने किया। आज रीतिकाल की जो बाकी प्रवृत्तियाँ हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। रीतिकाल की एक महत्वपूर्ण जो प्रवृत्ति है वो मानी जाती है नारी भावना, यानी नारी का इनके काव्य में क्या स्थान है, नारी को इन्होंने क्या वेटेज दिया है, उसके बारे में अपन देखते हैं। रीतिकालीन काव्य का केंद्र बिंदु नारी चित्रण रहा है। जो नायिका है उसके नक्शिक चित्रण में इन लोगों ने, यानी रीतिकाल के जो कवि थे, उन्होंने खूब रुचि दिखाई है। नारी के ऐन्द्रिक बाह्य रूप के निरूपण में ही उनकी वृत्ति अधिक रमी है। नारी के कमनीय अंगों का स्थूल एवं मांसल चित्र अंकित करते हुए उन्होंने काव्य रसिकों को उसके मनमोहक स्वरूप से परिचित करवाया। उनके समकक्ष नारी का एक ही रूप था, वो था विलासिनी प्रेमिका। अतः वे अन्य पक्षों की ओर उदासीन रहे। नारी को वे भोग विलास का उपकरण मात्र समझते थे, यानी नारी का जो भामिनी रूप है उसके स्थान इन्होंने केवल कामिनी रूप को वेटेज दिया। नारी को वे भोग विलास का उपकरण मात्र समझते थे, अतः उसके जो अन्य रूप है, गृहिणी है, माता है, भगिनी है, देवी है, यानी आदि जो रूप नारी के हैं, जो एक प्रकार से अपन आदर्श रूप भी अपन कह सकते हैं, उनका चित्रण इन लोगों ने कहीं पर भी नहीं किया है, क्योंकि उस काल की परिस्थिति ऐसी थी। नारी के प्रति इस एकांगी दृष्टि के कारण वे उसकी सामाजिक महत्ता एवं उसकी श्रद्धा समन्वित गौरवमयी जो मूर्ति है उसका चित्रण करने में वे समर्थ नहीं हुए। नारी के प्रति उनका यह दृष्टिकोण तत्कालीन दरबारी वातावरण एवं परिवेश से अनुप्राणित था, यानी इनकी छाया भी इस प्रवृत्ति पे दिखाई देती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यहाँ नारी कोई व्यक्ति या समाज के संगठन की इकाई नहीं है, बल्कि सब प्रकार के बंधनों से यथासंभव मुक्त विलास का एक उपकरण मात्र है। अगली जो इसकी एक महत्वपूर्ण पर आपकी विशेषता मानी जाती है रीतिकाल की, वह है प्रकृति चित्रण। रीतिकाल में आलंबन रूप में प्रकृति चित्रण प्राय बहुत कम हुआ है, जबकि आलंकारिक रूप में तथा उद्दीपन रूप में उसका चित्रण बहुत अधिक हुआ है। परंपरागत रूप में षड ऋतु वर्णन एवं बारह मासी का चित्रण भी उपलब्ध होता है, किंतु उसमें मौलिकता एवं नवीनता नहीं है। बिहारी, देव, मतीराम, भिखारीदास आदि कवियों के प्रकृति चित्रण इसी प्रकार के हैं। बिहारी के प्रकृति चित्रण संबंधी कुछ दोहे अपन देख सकते हैं, जैसे कल्हाने एकत बसत अहि मयूर मृगबाग जगतु तपोवंशो कियो दृग दाग निदा। एक और देखिए, रनित भृंग घंटावली जरित दहान मधुनीर मंद मंद आवतु चल्यो कुंजर कुंज समीर। इसी प्रकार से रीतिकाल के एक महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं, वो है सेनापति। उन्होंने भी प्रकृति चित्रण की दृष्टि से बहुत अच्छा उन्होंने वर्णन किया, यानी प्रकृति के हर रूप का इन्होंने अंकन करने का प्रयास किया, और रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ प्रकृति चित्रण वाले कवियों में से एक हैं। उनके द्वारा देखिए एक वर्षा ऋतु का वर्णन किस प्रकार उन्होंने किया है। सेनापति उन्हें नए जलद सावन के चारिहु दिशान गुमरत भरे तोय के शोभा सरसाने ने बखाने जात कहूँ भांति आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोई के। रीतिकाल के
जो एक भक्त शिरोमणि के नाम या आपके कवि शिरोमणि के नाम से जाने जाते हैं, उनमें से वो हैं पद्माकर। तो उन्होंने बसंत ऋतु का भी बड़ा ही चित्ताकर्षक और मन को हरने वाला वर्णन उन्होंने किया है। नायक प्रकृति के जो अनेक उपमान, कमल, चंद्रमा, चातक, हंस, कोयल, मेघ, पर्वत, पुष्प आदि लेकर इन्होंने नायिका के अंग प्रत्यंगों का सुंदर चित्रण भी किया है। इसकी एक जो महत्वपूर्ण और विशेषता मानी जाती है वो है ब्रज भाषा, उसका प्रयोग। रीतिकालीन कवियों ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की। रीतिकाल में केवल ब्रज क्षेत्र के कवियों ने ही ब्रज भाषा में काव्य रचना नहीं की, अपितु ब्रज क्षेत्र के बाहर के हिंदी कवियों ने भी ब्रज भाषा में ही काव्य रचना की। भिखारी दास जी ने इसको इस प्रकार लिखा, ब्रज भाषा हेत ब्रजवास ही ने अनुमानो, ऐसे ऐसे कविन की बानी हूँ सो जानिए। स्पष्ट है कि रीतिकाल तक आते आते ब्रज भाषा व्यापक काव्य भाषा के रूप में स्वीकृत हो चुकी थी। कहने का मतलब यह है, जो ब्रज भाषा का क्षेत्र था उस क्षेत्र से हटकर के इस ब्रज भाषा ने अपने पैर पसारे और दूसरे क्षेत्रों के जो दूसरी भाषाओं के जो कवि थे उन्होंने भी ब्रज भाषा में काव्य रचना की। तो ये एक व्यापक काव्य भाषा के रूप में उस समय अपने पैर जमा चुकी थी। रीतिकालीन ब्रज भाषा अपने शब्द सौष्ठव, आनुप्रासिकता, मधुरता एवं पद लालित्य के कारण काव्य भाषा के लिए पूर्णतः उपयुक्त बन चुकी थी, किंतु उसमें कवियों ने मनमानी तोड़ मरोड़ की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकालीन ब्रज भाषा के इसी दोष की ओर इशारा करते हुए, इसको इंगित करते हुए लिखा है, रीतिकाल में एक बड़े अभाव की पूर्ति हो जानी चाहिए, पर वह नहीं हुई। भाषा जिस समय सैकड़ों कवियों द्वारा परिमार्जित होकर प्रौढ़ता को पहुँचे, उसी समय व्याकरण द्वारा उसकी व्यवस्था हो जानी चाहिए थी। यदि शब्दों के रूप स्थिर हो जाते और शुद्ध रूपों के प्रयोग पर जोर दिया जाता तो शब्दों को तोड़ मरोड़ कर विकृत करने का साहस कवियों को न होता, पर इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं हुई, जिससे भाषा में बहुत गड़बड़ी बनी रही। तथापि यह यद्यपि रीतिकालीन ब्रज भाषा कवियों ने कहीं कहीं अवधि शब्द रूपों का भी प्रयोग किया है, तथापि उसमें ऐसे प्रयोग अधिक मात्रा में नहीं हैं। बिहारी में कीन, दीन जैसे क्रिया रूप यदि अवधि के हैं तो सूर की ब्रज भाषा में मोर, हमार, कीन, अश, जस आदि पूर्वी प्रयोग उपलब्ध होते हैं। यहाँ पे ये भी देखना उचित होगा या ये भी उल्लेखनीय है कि अधिकतर रीति ग्रंथों का निर्माण अवध क्षेत्र में हुआ, अतः इस काल की ब्रज भाषा में प्राप्त होने वाले अवधि शब्द अस्वाभाविक नहीं हैं। इस काल की ब्रज भाषा में फारसी शब्दों के प्रयोग पर टिप्पणी करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, राजा महाराजाओं के दरबार में विदेशी शिष्टता और सभ्यता के व्यवहार का अनुकरण हुआ और फारसी के लच्छेदार शब्द वहाँ चारों ओर सुनाई देने लगे। अतः भाट या कवि लोग आयुष्मान या जय जयकार तक ही अपने को कैसे रख सकते थे। रीतिमुक्त कवियों द्वारा प्रयुक्त ब्रज भाषा में लाक्षणिक अर्थवता देखने को मिलती है। घनानंद की भाषा की प्रशंसा करते हुए वे लिखते हैं, भाषा के लक्षक और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी, यानी घनानंद को थी। यानी ब्रज भाषा के सर्वाधिक सशक्त हस्ताक्षरों में से एक माने जाते हैं घनानंद, जो रीतिमुक्त काव्य धारा के एक प्रकार के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। बिहारी सतसई रीतिकाल की सर्वश्रेष्ठ कृति यानी रचना मानी जा सकती है।
तथा बिहारी, गणानंद, मतीराम, देव, सेनापति, भिखारीदास, पद्माकर जैसे सशक्त कवियों से संपन्न रीतिकाल निश्चित रूप से हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण काल माना जा सकता है। तो इस प्रकार रीतिकाल की जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ, प्रमुख वैशिष्ट्य था, उसका हमने कुछ टुकड़ों में अध्ययन किया। अगले अध्याय में रीतिकाल की जो एक महत्वपूर्ण आपके वर्गीकरण माना जाता है, रीतिमुक्त। रीतिमुक्त का विधारा क्या है, रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन से हैं और उनका काव्य वैशिष्ट्य क्या है, उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।